चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डिविडेंड पे। डेफिनेशन पढ़ते चलेंगे, फटाफट खत्म करते चलेंगे और ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी पढ़ो। और एक बार ध्यान रखो, जहां पॉइंट्स आते हैं ना, वहां पॉइंट्स के कीवर्ड्स को याद करना। समझना वरना बाद में हो गया, टाइम हो गया, याद करना है क्योंकि पॉइंट देखने पर नंबर मिलेंगे। डिविडेंड 235 में डिविडेंड का मतलब इंक्लूड, इंटरिम डिविडेंड इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो आप अपने मेंबर को बांटते हो। कहां से? प्रॉफिट से बांटते हो। और अगर लगा कभी आपने अलाउ किया आपके आर्टिकल है, तो फ्री रिजर्व से भी बांट सकते हो, जो आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जमा करके रखे हैं। डिविडेंड एक इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर को जाती है, बिल्कुल जाती है सर। ये पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो एलोकेट किया जाएगा इन लोगों को। इसमें ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा कैसे भी। कंपनी एनुअल जनरल जनरल मीटिंग में मे डिक्लेयर डिविडेंड, बट मोनो डिविडेंड शैल बी एक्सीड द अमाउंट रिकमेंड। जो बोर्ड बोलेगा उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं दे सकते, ठीक है। डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सी रिपोर्ट में? बोर्ड रिपोर्ट में। कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर। कौन सी मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग में। क्या पास करता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या पास करता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और आप जो रेट होता है जो बीओडी डिसाइड करता है उसको लोअर कर सकते हैं, बट उसको बढ़ा नहीं सकते। डिविडेंड काय पे दिया जाएगा? जो उसकी फेस वैल्यू होगी उसी पर दिया जाएगा। व्हाट इज फेस वैल्यू? जो वैल्यू पर कंपनी ने शेयर को इशू किया है, भूलना मत। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फेस वैल्यू 10 रुपए है पर शेयर, है ना। डिविडेंड यहाँ पर बोला 20%। ठीक है, तो 10 रुपए का कितना हो जाएगा? 2 रुपए। आप यूनानिमसली करो या कुछ भी करो, आप हायर नहीं कर सकते रेट ऑफ डिविडेंड जो बीओडी ने डिसाइड किया उसके अलावा। टाइप्स ऑफ डिविडेंड दो होते हैं सर, इंटरम डिविडेंड होते हैं, फाइनल डिविडेंड होते हैं। सेक्शन बहुत इजी है, याद कर लेना इसके। 123 124 रिगार्डिंग इंटरिम डिविडेंड। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ये डिक्लेयर किया जा सकता है किसके द्वारा? बीओडी के द्वारा, कभी भी साल में जब भी तुमको लगेगा, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग। इस साल का जो क्लोजर है और अगले साल का। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपका 31 मार्च को आपने मीटिंग की, एनुअल जनरल मीटिंग, सॉरी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ आपका 31 मार्च को। अब इसके बाद आपकी जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, अब आपको ऐसा लगता है क्लोजिंग करने के बाद में और एजीएम होने के पहले बीच में कि यार इंटरिम अनाउंस कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, तो आप दे सकते हो। ये हुआ एक कंडीशन। और फिर एक एजीएम से लेके दूसरी एजीएम तक, अगले साल की एजीएम तक, इसमें भी डिक्लेयर किया जा सकता है बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, और ये भी है। डिक्लेरेशन जो होगा वो प्रॉफिट से दिया जाएगा। कब? कब डिसाइड? कौन से प्रॉफिट से बोलो? बिफोर द फाइनल अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स बाय द शेयर होल्डर। एजीएम होने के पहले आप बोल सकते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट हमने कमाया वहां से हम डिविडेंड देंगे, है ना। क्लियर हो गया क्या आपको? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड कब किया जाएगा? बिटवीन टू एजीएम्स। ठीक है। डिक्लेयर्ड एंड पेड। डिक्लेयर तो इसके बाद भी कर दोगे तो चलेगा, पेड एजीएम होने के बाद ही करना। डिक्लेयर्ड कब होगा? क्लोजिंग फाइनेंशियल के बाद, बट एजीएम दो एजीएम, समझा। इसमें डिक्लेयर कर सकते हो, पेड इसी के बीच में करना। कहां से दोगे? सरप्लस से। कहां से दोगे? फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से। ठीक है। और जो भी लास्ट क्वार्टर में जो भी प्रॉफिट हुआ था वहां से दोगे आप। ठीक है। अगर कंपनी को लॉस हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में, टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में, जैसे आपने इस क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, लास्ट क्वार्टर में आपको लॉस हो गया, फिर आप नहीं दे सकते हैं। कितना दिन दे सकते हैं? सर शेल नॉट बी डिक्लेयर एट अ रेट हायर देन द एवरेज। 3 साल के जो भी आपके डिविडेंड होंगे उससे ज्यादा का एवरेज नहीं दे सकते आप। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे जनवरी में आपने डिक्लेयर किया, उदाहरण दे रहा हूँ। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको लॉसेज हो गए लास्ट क्वार्टर में, तो फिर आपका जो भी पिछले 3 साल का डिविडेंड होगा उसका रेट निकालो, एवरेज निकालो, उससे ज्यादा नहीं दोगे आप। 16% इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लॉस हुआ तो एवरेज निकालोगे, वो एवरेज 16% से ज्यादा नहीं होना, क्योंकि वो इस 3 साल का एवरेज है। आपको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देना है शेड्यूल बैंक में, डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर। ठीक है। जितने प्रोविजन पे मिनिमम डिविडेंड पे लगेंगे वही इंटरिम डिविडेंड पे भी लगेंगे। फाइनल डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होगा? एजीएम में। कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड। उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं। दोनों का डिफरेंस बिटवीन है, भूलना नहीं है। ये फाइनलाइजेशन के पहले, ये फाइनलाइजेशन के बाद अप्रूव्ड जनरल मीटिंग में, फाइनेंशियल क्लोजर होने के बाद में। ये बोर्ड अनाउंस करेंगे, ये बोर्ड अनाउंस करेंगे, अप्रूव शेयर होल्डर करेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंट के पहले डिसाइड किए जाते हैं, ये प्रिपेयर्ड होने के बाद में। ये रिवोक किए जा सकते हैं, कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल द शेयर होल्डर से। ये रिवोक एक बार नहीं हो सकता, एक बार हो गया हो गया। इसमें किसको डिविडेंड मिलेगा? जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव है, अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल आपको, इस साल का और अगले साल का मिलेगा, ऐसा 2 साल तक हो सकता है। नॉन क्यूमुलेटिव इस साल नहीं मिला तो अगले साल भी नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर आपको मिलेगा भैया प्रॉफिट के हिसाब से, इस साल का प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल के प्रॉफिट से, पिछले साल के प्रॉफिट से देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको जो डिविडेंड है वो नॉर्मली हर साल मिलता ही मिलता है, आपको ध्यान रखना होगा। इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट हो या ज्यादा प्रॉफिट आपको देना ही पड़ेगा, फिक्स रेट रहता है, इनको देना पड़ता है डिविडेंड।
अनलेस और अनटिल वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो इस साल का डिविडेंड अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपको समझ में आ जाएगा, आप तुरंत पढ़ेंगे तो। प्रोविजन रिगार्डिंग पहला बहुत 123(1) पहला करंट ईयर से दो, शेड्यूल 3 बोलता है। अगर करंट ईयर नहीं है तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दो, मगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दोगे तो पहले उस इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो शेड्यूल 3 के हिसाब से। समझ में आया क्या भैया? जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसको क्रेडिट कहाँ डाल दो? फ्री रिजर्व में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, क्योंकि वो अगले साल काम आ जाएगा आपको डिविडेंड देने में। और फ्री रिजर्व के अलावा कोई और रिजर्व को डिविडेंड के लिए यूज मत करना, बहुत सारे रिजर्व होते हैं कंपनी में। उसके बाद में ये दोनों भी कम पड़ गए तो सरकार से पैसे ले लो, सरकार गारंटी दे देगी या दिलवा देगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स होते हैं, पहला नोट क्या बोल रहा है? डिविडेंड देने के पहले इस साल का बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अगर प्रीवियस ईयर के लॉसेस है तो पहले 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 उसको पे करो, पिछले साल के लॉसेस को पे करो। डेप्रीशिएशन चार्ज करो भाई, पिछले साल का भी नहीं किया तो इस साल पहले वो चार्ज करो, इस साल का तो करना ही पड़ेगा आपको। आपको जो भी अनरियलाइज्ड गेन हुए हैं, जो भी आपको ऐसी चीजें, जो गेन मतलब जो पैसा आपको मिला नहीं है अभी तक, मिलने वाला है रिवैल्यूएशन एसेट्स के बाद में, है ना, उसको एक्सक्लूड कर देंगे आप, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे प्रॉफिट काउंट करने में। अनरियलाइज गेन का मतलब ये ना, जो मिलने वाला है मिला नहीं है। नोशनल गेन का मतलब अनरियलाइज्ड वैल्यू, एसेट्स की वैल्यूज जो होती है अनरियलाइज्ड है। अभी 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई जमीन की वैल्यू, बट मेरे को पैसे कहाँ मिले, तो उसको कैलकुलेट मत करना इसमें। कैपिटल प्रॉफिट तो लाना ही नहीं है आपको, कैपिटल प्रॉफिट क्योंकि आपने अर्न कहाँ किया है, वो तो आप एसेट्स बेच बेच के दे रहे हो, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट के लिए मत लेके आना। नीड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डिविडेंड देने से पहले भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड नॉर्मली कहां से दिया जाता है? रेवेन्यू प्रॉफिट, बिल्कुल सर, जो कमाया उसी से देंगे। यहां से नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, एसेट्स बेच के नहीं देना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एस्टिमेशन लगाया आपने रिडक्शन की वैल्यू पर, किस पर? क्योंकि आपके एसेट्स का क्या हुआ? वियर एंड टियर, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ में। डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, देयर विल बी टू कॉन्सिक्वेंसेस। जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज नहीं होगा? अगर एसेट्स की वैल्यू ओवर स्टेटेड ज्यादा बताई गई है या इस साल के प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, इन कंडीशन में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल केस ले लो, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया अपने ऑल द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग ईयर डिविडेंड के लिए। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप हो रही कंपनी, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो बैलेंस शीट पर दिखेगी, और अगर वो सफिशिएंट टू पे रिपे द कैपिटल है, बट द एक्चुअल रियलाइजेशन वैल्यू जो है वो उसका आधा है, उसका आधा है। क्योंकि कंपनी ने क्या की, डेप्रिसिएशन अमाउंट कभी बनाई नहीं। अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं करोगे तो एंड में पैसा नहीं होगा, ये इसलिए प्रोविजन करना बहुत जरूरी है, एंड में काम आता है। वो प्रोविजन आप यूज कर सकते हो। तो डिविडेंड देने के पहले डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन देना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, ठीक है। ये प्लीज इनको पढ़ें। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे अपने को। बोलता है कंपनी को अगर ऐसा लगता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कि अगर डिविडेंड देने के बाद में कंपनी को लगा कुछ पैसा रिजर्व में डाल देना है, तो वो कंपनी के डिस्क्रिशन पे, कंपनी को लगेगा तो करेगी, कंपलसरी नहीं है। फ्री 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 टू ट्रांसफर एनी पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व, उसको जो लगेगा। अगर नहीं भी करना है तो नहीं भी करेगी, कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अपने प्रॉफिट से आप रिजर्व में डाल सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन पर है, ओके। कहां से डालोगे? प्रॉफिट से। कब? फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी का डिस्क्रिप्शन पर है। और एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट टीम डिफिट नहीं डालना है, मत डालो। उसके बाद में सेक्शन 123 का सेकंड प्रोविजन एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी को किसी प्रकार का कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है सर, बट उसकी कुछ कंडीशन होगी जो आपको रूल थ्रू में फुलफिल करना पड़ेगा। फ्री रिजर्व तो आपको पता है, पिछले साल के जो भी आपके प्रॉफिट होंगे, जो आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे, उसको अलग उठा के रख दिया। कहां कहां से किस किस को फ्री रिजर्व नहीं मानना है? जो पैसा मिला ही नहीं उसको कैसे मानेंगे? समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? जो पैसा मिला ही नहीं मेरे भाई, किसी एसेट का ओवर स्टेटेड वैल्यू दिखा रहे हो आप, सरप्लस है, उसको भी नहीं मानना है। कंडीशन 1, कहा इनसफिशियंसी में क्या होगा? सबसे पहले तो आप इस साल जो भी रेट ऑफ डिविडेंड दोगे वो पिछले साल के रेट ऑफ डिविडेंड से एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला मत भूलना। निकाल लिया आपने रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल, अगर पिछले 3 साल में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर आपका एवरेज तो आएगा ही नहीं, तो भूल जाओ। देखा है ना, कंडीशन नॉट अप्लाई। अगर कंपनी को पिछले 3 साल में से एक साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर तो भूल जाओ। जब कंडीशन 1 ही नहीं आएगी तो 2 कहां से आएगी? फिर ये पैसा निकालोगे कहां से आप? बहुत ईजी सर, जो भी अमाउंट पहले आपने क्या डिसाइड किया, यहाँ पर रेट कितना रेट देंगे, फिर रेट पे अमाउंट आ जाता है, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कहां से निकालोगे? बहुत ईजी है दोस्त, आप अमाउंट निकालोगे
फ्री रिजर्व से, बट वो कितना होना चाहिए, तो वो 10% होना चाहिए पेड अप और फ्री रिजर्व का। निकालोगे कहाँ से, फ्री रिजर्व से, बट उसकी लिमिट कहाँ से डिसाइड होगी, पेड अप और फ्री रिजर्व से। निकल गया पैसा। सबसे पहले अगर पिछले साल के लॉसेस है तो उसको सेट ऑफ करो, उससे आपका अमाउंट कम हो जाएगा तो रेट भी कम हो जाएगा। फिर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। अब प्रोविजंस भी करने हैं डेप्रिसिएशन के, अगर वो भी नहीं किए हैं तो फिर कंडीशन 4 क्या बोलती है, अमाउंट निकाल तो लिया बट कितना बचना चाहिए, रिजर्व में कुछ तो बचना चाहिए। तो बोलते हैं रिजर्व में कितना, तो बोलता है फ्री रिजर्व का जो अमाउंट है जो आपने ड्रॉन किया वो कितना बचना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल का 15%। समझा, जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका 15% अमाउंट कहाँ बचना चाहिए, फ्री रिजर्व में। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बोल रहा है ये गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एंटायर पेड अप शेड्यूल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भूलो मत। कंपनी को क्या बोल रहा है, पेड अप कितना है 200 लाख, ये कितना है 240 लाख, कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को डिविडेंड पे करना था, पिछले 3 साल की ये डिविडेंड है, उसका एवरेज निकाल लेंगे। पहली कंडीशन एवरेज 10.33, पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना, नेक्स्ट अब इससे ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते। 10.3 का अपना पेड अप शेयर कैपिटल से निकालोगे, 10.3 निकाला आपने, कितना हुआ 20.6 लाख। अब ये आपने सिंपल सा फंडा है भाई, ये कंडीशन 2 आ गई। आपने पहले तो डिसाइड कर लिया कितना देना है, तो अमाउंट भी आ गया, पहले रेट फिर अमाउंट। ये रेट भी कहाँ से आया, पेड अप से निकाला आपने। फिर क्या होगा, अब ये अमाउंट कहाँ से निकालोगे, फ्री रिजर्व से, और ये होगा कितना 10% ये दोनों का। तो ये हो गया 200 240, कितना हो गया 440 दोनों का हो गया, इसका 10% निकालेंगे कितना भाई लोग, 44 लाख। पिछले साल के लॉस थे 30 लाख के, वो करेंगे कितना बच गया 14 लाख, बहुत कम हो गया भाई। तो जो क्वांटिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई 240। कंडीशन 3 कितना बचना चाहिए था रिजर्व में, पेड अप का 15%। तो बोलेगा ज्यादा बच गया भाई साहब, ठीक है 14 लाख निकालेगा, ज्यादा पैसा बच चुके हैं। तो कितने बचे, 30 लाख रुपए बचे हैं। तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है कितने लाख का, 14 लाख रुपए का। अब कितना परसेंट हो जाएगा, 7% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। 7% कैसे निकाला आप लोगों ने, पेड अप जो होगा उसी का निकालोगे ना, 14 लाख कितना होगा तो 7% होगा। ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग, एवरेज से ज्यादा नहीं, उस पे नहीं होगी जिसने पिछले साल एक साल का भी डिविडेंड नहीं दिया है। कहां से निकालोगे, जल्दी बोलो। निकालेंगे फ्री रिजर्व से, पर कैलकुलेशन दोनों में आएगा 10% से ज्यादा नहीं होना। पहले लॉसेस, समझ में आ रहा है, प्रोविजन भी करने पड़ेंगे अगर प्रोविजन होंगे तो। और फ्री रिजर्व में कितना पैसा बनना चाहिए, पेड अप का 15%। डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, भैया ये पैसा जमा कहाँ करेंगे, जो डिविडेंड का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में जमा कर देना, डिक्लेयर किए ना, अगले 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में जमा कर दो। अपना अकाउंट, कंपनी का अकाउंट है वो, कंपनी का अकाउंट है कि कंपनी पर उस पैसे को यूज ना कर पाए। किसको पे करोगे, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या उसके कहने पर किसी और को, या उसके बैंक में डाल देंगे उसको, उसके कहने पर किसी और को। अगर कंपनी ने उसका नाम रजिस्टर्ड ही नहीं किया है तो मेंबर क्लेम ही नहीं कर सकता डिविडेंड को, भले उसने पूरे पैसे क्यों ना दे दिया हो शेयर्स के। तो इसलिए रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या उसके ऑर्डर पर या उसके बैंकर को, अगर उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको शेयर, उसका डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चन पढ़ना भाई लोग, ये पढ़ना है अपने को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या उसके ऑर्डर या उसके बैंकर, ऑर्डर मतलब ट्रांसफर, किसी और को देना तो दिलवा देंगे। ऑथोराइज बाय आर्टिकल, पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट, जितने तूने पेड अप दिया ना उसी के हिसाब से तेरे को डिविडेंड दूंगा। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 थी, पेड अप वैल्यू कितनी 5, तो आपको 5 के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने 5 रुपए लिया ना आपसे, ठीक है। डिविडेंड काय में दोगे, कैश, नॉट इन अदर काइंड, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, कैश में चाहिए। किसको दोगे, शेयर होल्डर को। काय में, कैश में, चेक में दे दे, डिविडेंड वारंट भेज दे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। कहां भेजेगा तू, डिविडेंड वारंट्स मेरे को रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दे मेरे को, ठीक है। बट सर बोनस में तो क्या होता है, बोनस में तो यार सिंपल सा फंडा है, आपको शेयर्स मिलते हैं, अमाउंट थोड़ी ना मिलता है, वहां पर ये लोचा आएगा ही। निधि कंपनी पर ये सब प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ये याद कर लो। ये देने का तरीका, ये किसको दिया जाएगा, और निधि कंपनी बोलता कैश दे सकते हो, डायरेक्ट अकाउंट में चले जाएगा मेंबर के 30 दिन के अंदर डिक्लेयर होने के लिए। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट की है 73 में तो कंपनी फर्दर, और या फिर डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस में, याद आ रहा है डिपॉजिट चैप्टर 73 74 75, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं कर सकती अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया है तो। सेक्शन 8 कंपनी तो डिविडेंड डिक्लेयर करती ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट यूडा 124 क्या बोलता है, 124 अगर आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, अगले 30 दिन में प्लीज उनको दे दो, अगले 30 दिन में नहीं दिए तो 7 दिन में एक अकाउंट में डाल दो। अकाउंट का नाम क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, शेड्यूल बैंक में रहेगा, बिल्कुल रहेगा।
आप जैसे ही उस पैसे को वहां डालोगे तो अगले 90 दिन में एक स्टेटमेंट दे देना, कब उनके नाम के साथ, उनके लास्ट और एड्रेस के साथ में, और कितना अमाउंट आपने उनको नहीं दिया है, वो सब स्टेटमेंट कहाँ डालोगे? वेबसाइट पर डाल देना, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रहेगी, लोगों को पता रहना चाहिए ना। अगर आपने वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया आपने, वो जो 7 दिन में पैसा ट्रांसफर करना था, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12% का। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो इंटरेस्ट भी शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। क्लेमेंट टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप पैसा डाल दिया ना, तो आप क्लेम कर लो। अब अनपेड नहीं रहा, वो अनक्लेम हो जाएगा। अगर आपने 7 साल में भी क्लेम नहीं किया तो वो आईपीएफ में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। कंपनी बोल देगी एक स्टेटमेंट डाल के डिटेल्स के साथ में, कोई आया तो दे देना, कोई आया तो दे देना। All the amount which is remain not claimed up to the time period of 7 or more years ट्रांसफर टू दी आईईपीएफ। अगर कोई बंदा के क्लेम करेगा तो आप उसको दे सकते हो, साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना, सबमिशंस देख लेना उसके डॉक्यूमेंट्स के। ये पूरा डायग्राम है, भूलने का नहीं। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ एजीएम में, कितने दिन में देना? 30 दिन। नहीं दिए तो अगले 7 दिन में कहाँ ट्रांसफर करोगे? शेड्यूल बैंक में, अनपेड अकाउंट में। वो भी नहीं किए तुम लोगों ने, ये नहीं किया तो 12% का फाइन, वो भी शेयर होल्डर को जाएगा। फिर जिस दिन ट्रांसफर कर दिए ना, अगले 90 दिन में पहले तुम एक स्टेटमेंट दो, एड्रेस के साथ में छापो उसको वेबसाइट पर डाल दे भाई, अप्रूव वेबसाइट पर डालते हैं। 7 साल तक वहां पड़ा रहेगा, वो अनक्लेम डिविडेंड है। अगर वहां 7 साल तक भी किसी ने क्लेम नहीं किया तो फिर वो आईपीएफ में चले जाएगा। 125 आईपीएफ, ये वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की अवेयरनेस के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। कौन कौन सा अमाउंट होगा याद करते जाओ, कौन कौन सा अमाउंट होगा याद करते जाओ। रिलेवेंट प्रोविजंस, सर यहाँ वो अमाउंट होंगे, ध्यान देंगे, जो किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट के रूप में। किसने डोनेशन दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और अदर इंस्टीट्यूशन ने। सर ये वो पैसा जो यूडीए से आया है, तो अपने पढ़े, वो भी इन्हीं के लिए पड़ा रहेगा 124(5) में। सर ये जनरल रिजर्व अकाउंट है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो सरकार पैसा कमाती है ना, वो पैसा यहाँ पड़ा रहता है, भूलना मत। ओके, ये आईपीएफ का जो पैसा है यहाँ पर, आईपीएफ का जो पैसा 205C में पड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आईपीएफ के इन्वेस्टमेंट है, आईपीएफ ने भी तो कुछ पैसों से इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा है। मतलब उससे इन्वेस्टमेंट ने प्रोटेक्शन और जो सेफ्टी वो की जा सकती है। जो पैसा आप लोगों ने छीना है, डिस्कॉर्ज किया है, सिक्योरिटी बेच बेच के जो पैसे कमाए हैं, रिसीव किए, जो सिक्योरिटी सीज करके किए, वो भी आप पैसा पर्सोनेशन, मतलब झूठे शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं, है ना, जो झूठा बता बता के लोगों ने शेयर्स बेचे, वो पैसा भी यहीं आएगा। ऑब्लिगेशन मनी, जो ड्यू रिफंड था जो आपने वापस नहीं किया, वो भी आप यहीं डालोगे। मैच्योर डिपॉजिट्स का पैसा जो आपने अभी तक, बोलो जल्दी से, किसी ने क्लेम नहीं किया, वो भी यहीं डाल दोगे। मैच्योर डिबेंचर्स 10 साल में किसी ने क्लेम नहीं किया तो यहीं डाल देना। अगले, है ना, इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आपने जो शेयर्स बेच बेच के पैसा कमाया, शेयर्स बेच बेच के जो पैसा कमाया आप लोगों ने, सेल प्रोसीड्स, वो भी पैसा यहीं आएगा। मर्जर एमलगमेशंस में प्रेफिशियंस के रिटेंशन ऑफ भी यहीं आएंगे। पर्पस है ना कि इनके लिए पैसा डालना है। समझ में आ रहा है? ये क्रेडिट कौन से अमाउंट, किस नाम से अमाउंट आएंगे यहाँ पर? ओके, और अदर अमाउंट आ जाएंगे। ऑल अमाउंट पेबल एंड A to N तक, ऑल 124 तक डिविडेंड जिसके पेड नहीं हुए 7 साल तक, वो यहाँ आना ही है। जो भी इस अथॉरिटी को बेनिफिट मिले, वो भी पैसा यहाँ आना ही है। जो भी अथॉरिटी को ग्रांट, फीस और चार्जेस मिल रहे, वो भी यहाँ आना ही है। ऑल सम रिसीव बाय द अथॉरिटी फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया वो भी यहाँ आना ही है। जो भी उन्होंने इनकम के इन्वेस्टमेंट, वो भी आना ही है। जो भी शेयर्स उन्होंने हेल्ड किए एज पर प्रोविजन, वो भी सब यहाँ आना ही है। समझ में आ रहा है? जो भी अमाउंट इन लोगों को दिया जा रहा है बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, रिमेन अनपेड है, ट्रांसफर है कहीं पर भी, वो पैसा यहाँ आना ही है। ऑल अदर सम कलेक्टेड बाय अथॉरिटी, ये वो पैसा है जो इनके पास आना ही आना है। भूलना मत भी, अदर अमाउंट से, अदर अमाउंट से पूछ सकता है कौन कौन से अदर अमाउंट है। A to N वाले पूरे 124 अनपेड अमाउंट वाला, वो जो बेनिफिट्स है, जो ग्रांट, फीस और चार्जेस है, जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो जो अमाउंट तुम ले सकते ले लो, जो भी इनकी इनकम है, जो भी इन्होंने शेयर्स होल्ड किया उसका जो पैसा है, जो अमाउंट है जो इनको मिलने वाला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार, वो जो भी पैसा, जो अंडरटेकिंग से जिन्होंने जो भी होल्डिंग की है उसके अनुसार, फिर जो पैसा यहाँ आया, आपको पूछ सकता है कौन कौन सा अमाउंट, किस किस रूप में यहाँ अमाउंट होगा। 6-7 हेडिंग तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, 6-7 हेडिंग तो याद करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो पैसा यहाँ आया उसका यूटिलाइजेशन क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है इसमें, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। सर इसको हम सिर्फ अनक्लेम डिविडेंड देने के लिए यूज करेंगे, मैच्योर डिपॉजिट्स के लिए यूज करेंगे, मैच्योर डिबेंचर्स के लिए करेंगे, और एप्लीकेशन मनी देने के लिए वापस करेंगे। ठीक है, आईपीएफ में खर्चा करेंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में खर्चा करेंगे उसको। जो भी हम लोगों ने छीने हैं शेयर्स, जो अमाउंट छीने हैं, जो भी एलिजिबल लोग हैं, क्योंकि उनके नाम पर धोखाधड़ी कर कर, आइडेंटिफाई कर कर उनको पैसे वापस किए जाएंगे। जो भी रॉन्ग है ना, जिन लोगों ने भी कंपनी के रॉन्ग एक्शन से जो भी सफर्ड हुए, उनको पैसा दिया जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस जो भी लगे ना, शेयर होल्डर्स के लीगल एक्सपेंसेस, इसमें क्लास एक्शन याद आ रहा है, प्रोस्पेक्टस में क्लास एक्शन, विचारों ने कंपनी के खिलाफ केस किया, उसके लिए वकील हायर किया, तो क्लास एक्शन में उनके पैसे उनको यहां से दिए जाएंगे।
ठीक है, और कोई इसी से रिलेटेड कोई काम होगा तो वो पैसा भी इसी से खर्च किया जाएगा, भूलना मत। अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी यहीं से दिया जाएगा। आईपीएफ का खर्चा पूरा प्रमोशन यहीं से किया जाएगा। जो भी छीने हुए शेयर्स है उन एलिजिबल लोगों को बांटे जाएंगे जिनके वो एक्चुअली हैं, जिन्होंने लॉस बियर किया, उनके रॉन्ग एक्शन से उनको पर्सोनेशन याद है, झूठा आदमी झूठे किसी और के सिग्नेचर करके शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है। लीगल एक्सपेंसेस जो क्लास एक्शन में लगे, मेंबर्स ने जो केसेस किए किस पर, या पब्लिक ने जो केसेस किए किस पर, कंपनी पर, तो उसके जो लीगल एक्सपेंसेस है वो, है ना, यहां से भी कह देगा, और ऑन एनी अदर एक्सपेंसेस। एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर पेमेंट, ये भी इजी है। और फिर लास्ट क्या है, आपने अथॉरिटी बनाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये आप लोग पढ़ लेंगे। एक अथॉरिटी बनाई है जो उस फंड को देखेगी, एक अथॉरिटी बनाई है जो उस फंड को देखेगी। ध्यान रखिए ये उनका पूरा, मगर छोड़ना मत, पढ़ लेना। कौन कौन वहां लोग बैठेंगे, उनके मेंबर्स होंगे, उनके चेयरमैन होंगे, उनका चेयरपर्सन कौन होगा, ठीक है ना। एक अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी को रिसोर्सेस कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो आईपीएफ को संभालेगी, उसमें एक्स ऑफिस जो चेयरमैन होगा जो ऑलरेडी किसी पद पर है, उसमें 6 मेंबर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ठीक है। सीएजी के साथ मिलकर काम करेंगे वो लोग। पूछ सकता भाई क्वेश्चन, सेपरेट अकाउंट बनाए जाएंगे आईपीएफ के भी, इनकी भी अकाउंटिंग होगी, इनकी भी ऑडिटिंग होगी, ठीक है। सीएजी जो कहां पैसा खर्च कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा, स्पेंडिंग पूरा क्या ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा हो रहे हैं। आपकी भी ऑडिटिंग होगी समय समय पर, इंटरवल्स पर। कौन करेगा, सीएजी के साथ, सीएजी के थ्रू करवाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी भी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट आपको भी बनानी है, और वो एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट साथ में रखी जाएंगी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। पूछ सकता है, मेरे को लग रहा है ये बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये बहुत इजी है यार। अबेयंस मैंने ट्रांसफर किया, मैं मर गया, अबेयंस में अटक गए शेयर, पेंडिंग है, पेंडिंग है। अब भाई ट्रांसफर मर चुका है, तो जो डिविडेंड बाकी है देने का, जो राइट इशू के शेयर्स है, जो बोनस के शेयर्स है, वो क्या करेंगे भाई लोग, सर हम क्या करेंगे, इसको भी अनपेड डिविडेंड में डाल देंगे। किसके, क्योंकि किसके द्वारा थे, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के द्वारा। उसको लेना होगा वहां लेने के लिए आ जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट है, पनिशमेंट आप पढ़ लो, पनिशमेंट आप पढ़ लो, फेलियर्स पढ़ लो। ये एग्जेम्पशन है पनिशमेंट के, किन किन को एग्जेम्प्टेड है, कौन कौन लोग हैं जिनको ये बोलो। ये 30 दिन वाला रूल नहीं आएगा। नो ऑफेंस शेल बी डीम्ड टू बी कमिटेड, अगर इसको ऑफेंस माना नहीं जाएगा। अगर कोई, अब भाई हमने डिविडेंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि सामने वाला मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसेनिटी हो गई, क्वेश्चन आ सकता है कब कब आप पर वो जो पनिशमेंट बनने ऊपर पड़े हैं वो नहीं लगेंगे। अगर सामने वाला मर गया, उसका इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी इंसेनिटी हो गई, शेयर होल्डर ने ही डायरेक्शन दिया था कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेके, और वो डायरेक्शंस हम कंप्लाइंट नहीं कर पाए, कर लेंगे, हमने उसको बता दिया कर लेंगे बाद में। कोई डिस्प्यूट चल रहा है डिविडेंड को लेकर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जॉइंट होल्डर होंगे, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, या डिविडेंड को एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, क्यों, बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि शेयर होल्डर पे कुछ पैसा बाकी था, और कोई एनी अदर रीजन आपको देना पड़ेगा। फेलियर टू पोस्ट, हमने यार उनको डिविडेंड दिया देना भूल गए, या हम वारंट पेश करना भूल गए 30 दिन के अंदर, ठीक है। ओके, और ये हमारी गलती नहीं है, इसमें कंपनी को एग्जेम्पशन है, भूलना मत। ऑपरेशन ऑफ लॉ, उन्होंने ही डायरेक्शन दिया था, हमने उन डायरेक्शंस को कंप्लाइंट नहीं किया, उनको बता दिया बाद में कर लेंगे। डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेके, हमने एडजस्ट कर दिया क्योंकि उनके ऊपर कुछ लोन थे, हमने लीन कर लिया, तो उसको हमने बोला हमने एडजस्टमेंट्स कर दिए। और अगर हम नहीं भी दे पाए किसी और रीजन की वजह से, जैसे कि हमने डिविडेंड वारंट नहीं भेज पाया, कोई बात नहीं है, बट उस पर क्या लिखा, नॉट ड्यू, मतलब उस वजह से ड्यू नहीं है, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें शेयर होल्डर की गलती है। हमने भेजा था, उसको डिविडेंड वारंट मिला नहीं, हमारी गलती नहीं, हमने तरफ से अपना काम कर लिया, खत्म, फिनिश। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, पूरे क्वेश्चन याद से करना बेटा, और सेक्शन बहुत इजी है, इसकी याद कर लेना, ठीक है। चलो बाय।